नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक क्वेश्चन जो 4 नंबर में आपका इवैल्यूएशन करेगा कि आपका बेस कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आइए डिस्कस करते हैं। ये खुद से थोड़ा ज्ञान दे देते हैं, वेरी स्वीट ऑफ देम। ये बता रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट कितना रिएक्टिव होगा, यानी कि ज़्यादा प्रॉम्प्ट रिएक्ट करेगा, लेस रिएक्टिव करेगा या फिर मॉडरेट होगा, ये भी डिपेंड करेगा उसकी टेंडेंसी पर कि वो कितनी जल्दी से अपना नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर पाता है और उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, देगा या शेयर करेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताना चाहूंगी। जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आगे स्क्रॉल करके देखें। इन्होंने सारी की सारी बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर रखी है। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आप जानते हैं कि किसी भी एटम के पास न्यूक्लियस होता है और उसके पास शेल्स होते हैं, जिन शेल्स को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है तो ये के शेल, एल शेल, एम शेल, एन, ओ, पी, अलग अलग शेल्स होते हैं। राइट, मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 बताए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही होती है, आप जानते ही हैं। एल शेल में केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, एम के बाद एन शेल है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी अलग है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि के और एल शेल को छोड़कर बाकी जितने भी शेल्स होंगे उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी भी हो, अगर उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर वो स्टेबल कहलाए जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने अटेन कर लिया या फिर वो स्टेबल हो गए, अब उनको इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन की ज़रूरत नहीं है। ये कब होगा? जब उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये जो आउटरमोस्ट शेल होता है इसी को हम कहते हैं वैलेंस शेल। आउटरमोस्ट शेल को ही हम कहते हैं वैलेंस शेल। ये बात समझिए कि वैलेंस शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन अगर 8 का आधा 4 है इनके पास, किसी भी एटम के पास मान के चलिए आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। राइट, 4 से कम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी स्थिति में ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। किसको देगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दे देगा। ठीक है ना, और स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करेगा। मान के चलो एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आपके हिसाब तो ये शेल तो लगभग खत्म ही हो गया ना उसका। तो अब एल शेल बचा, एल शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलर कंडीशन इज फॉर 2 and 3 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? चलो, अगर 4 से ज्यादा 5 इलेक्ट्रॉन है, किसी के भी आउटरमोस्ट शेल में 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। यानी अगर किसी भी एटम के पास आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5 है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर 8 बना लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट, स्टेबिलिटी गेन। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, इसका मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट, वेरी नाइस। और अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाए जाते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको महज 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आखिर हमसे कहना क्या चाहता है, हमारा क्या ज्ञान जांचना चाहता है। ये कहते हैं एक एलिमेंट है ए और उसका एटॉमिक नंबर है 16। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, एटॉमिक नंबर को हम Z से सिंबलाइज करते हैं और एटॉमिक नंबर आप हमेशा नीचे लिखते हैं। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, किताबों में आप यहाँ भी लिखा देखेंगे, यहाँ भी ऊपर नहीं लिखेंगे, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। ठीक है, चलो, अब एटॉमिक नंबर 16 है और वो कहते हैं कि कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करेगा। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो समझने से पहले ये समझते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको। तो जब कभी भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए ना, आप बेहिचक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही है ना, KLM शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, 2 रख दिए। एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी भी है, अब हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो एम में रख दिए। आप जानते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
पहली बात। दूसरी बात, आप ये भी जानते हैं कि 8 का आधा 4 होता है और 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास हैं, जैसे इस कंडीशन में 6 हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी ए इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 तो हैं, 2 ही तो चाहिए, तो ए अपने पास जोड़ेगा कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो छोटा सा यहाँ पे माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन नहीं है, ये नेगेटिव साइन मतलब सिंबलाइज करता है कि इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर नेगेटिव होता है। चलो, अब क्योंकि ए ने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लिए हैं, तो इसलिए ए के पास आ जाएंगे 2 नेगेटिव चार्ज, जो हम ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्जेस है ना, ये सिंबलाइज करते हैं कि भैया उधारी ली गई है। हम किसी से उधार लेते हैं या कोई हमें कुछ दे देता है, तो हमें थोड़ा वजन लगता है ना सर पे कि हमने किसी से कुछ ले लिया, मदद लेनी पड़ी, राइट? तो ये वो मदद वाला नेगेटिव चार्ज है। क्लियर हो गई बात? तो अल्टीमेटली उन्होंने पूछा कि हाउ विल इट अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इसने क्या किया? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इन्होंने खुद ने लिखा था ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, शेयर करता है स्टेबिलिटी के लिए, तो यहाँ क्या किया? यहाँ पर गेन किया। क्लियर? चलो, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एटॉमिक नंबर 16 सल्फर का होता है, यानी सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे और फिर सल्फर पर 2 नेगेटिव चार्ज आया होगा। जितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लेता है उतने चार्ज आते हैं। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, उसको बोलते हैं हम एनायन, स्पेसिफिकली एनायन कहते हैं, और जनरली तो आयन बोल देते हैं। ओके, चलो, अगर ये क्लियर है तो अब ये समझो कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब हुआ। नोबल गैसेस मतलब हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, सब के आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है। हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी स्टेबल है। नियन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 और 8। उसके भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो भी बढ़िया तरीके से स्टेबल है। और अगर आप आर्गन की बात करें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, यानी कि 2, 8 और 8, 8 और 8 16, 17, 18। ठीक है, अब अगर आप इस सल्फर की बात करें तो सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन तो थे ना, 2 इसने ले लिए, यानी कि ये जो S2 नेगेटिव है इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 8 हो जाएगा, यानी कि सल्फर ने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है। कहने का मतलब है कि सल्फर ने उस एलिमेंट से रिजेंबल कर लिया है जिससे ये सबसे आराम से रिजेंबल कर सकता था, जो था आर्गन। आर्गन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन थे और अब इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के जवाब में आपको सिर्फ और सिर्फ बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि आप क्वेश्चन को देखकर या कभी भी इस तरीके का लाइन पढ़कर कंफ्यूज ना हो जाए कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, मानो हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन होगा? हीलियम का। लाइक अगर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसने किसी और से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट होगा हीलियम, जिसके पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सिंपल। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे सल्फर भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा नहीं है कि ए एलिमेंट कौन है, उन्होंने तो बस ये पूछा कि बता दो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करेगा, तो आप सिंपल बता देंगे बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। चलिए, अब इन्होंने पूछा है कि राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन, इसका मतलब बहुत सिंपल है, ब्यूटीन, ENE यानी कि एल्कीन। ठीक है, और आप जानते हैं एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, राइट, यही होता है ना। अब देखो यहाँ पे N का क्या मतलब होता है, जितने यहाँ पे C के पास जितना नंबर लिखा है ना वो ही N है, यानी कि C4H2 मल्टीप्लाइड बाय 4 - 2, यानी C4 4 to the 8 - 2। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया। यस, एल्कीन का फॉर्मूला भैया CnH2n होता है, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n - 2। आई एम सो सॉरी, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी अगर N 4 है तो 2 × 4 C4H8। क्लियर? ये हो गया ब्यूटीन। एल्केन जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, सिर्फ वही सैचुरेटेड होता है, बाकी सारे अनसैचुरेटेड होते हैं, भले ही एल्कीन हो या एल्काइन हो। याद रखिए, एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड आता है। अब हम देखेंगे कि कैसे।
वही उन्होंने पूछा भी है कि कितने डबल और कितने ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो कार्बन कितने अपने पास 4, बना लेते हैं 1 2 3 और 4। अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं 8। अब 2 तरीके हैं इसके, 3 इसको बांट दो, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन, 3 इसको दे दिए, 1 2 3, 1 इसको दे दिया और 1 इसको दे दिया, मान के चलो ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब आप देखिए कि कार्बन चारों तरफ से हाइड्रोजन से घिरा होना चाहिए, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, इसलिए कार्बन से ही जुड़ा होगा। ये कार्बन चारों तरफ से जुड़ा है, इस पर्टिकुलर कार्बन के पास पूरा सैचुरेशन हो गया, इस पर्टिकुलर कार्बन के पास भी पूरा सैचुरेशन हो गया, लेकिन ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 तरफ से सिंगल बॉन्डेड है, ये कार्बन भी 3 तरफ से सिंगल बॉन्डेड है और इन दोनों कार्बन के पास ये जगह खाली है। आप जानते हैं कि जब कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री रह जाते हैं तो हम उनकी जगह एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं उन्हीं कार्बन के पास जिनके पास जगह खाली थी। क्लियर हो गई बात। तो अब अगर आप इसको, ये तो ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, अगर आप इसको कंडेंस करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर। अच्छा उन्होंने आपसे पूछा है कि सिंगल बॉन्ड कितने, अब आप काउंट कर लीजिए सिंगल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना गड़बड़ हो गया क्या, हाँ 1 2 3 4 5, ये तो डबल है, 6 7 8 9 10, यानी सिंगल बॉन्ड है आपके पास 10। और भैया डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं, ये देखो कितने डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड हो गए आपके पास 1। क्लियर। वेल आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर हो गई बात। इन्होंने पूछा है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से बनते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा ना, तो आप इस तरीके से इसको सिंबलाइज कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, इसको आपने CH3 दिखाया ना, इसको आप CH2 करके, इसको CH करके इसको CH2 दिखा सकते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आपका तो आएगा ही आएगा, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि लास्ट वाले C को बिल्कुल खाली मत छोड़िए, यानी कि ये H यहाँ ले आओ, ये H यहाँ ले आओ, ये H यहाँ रहेगा अगर, यानी कि अगर ये आप लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर 2 जगह खाली है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अब आप सिंगल बॉन्ड काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे हो रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है और 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड हो गया। क्लियर। वेल पर मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप कोशिश करें कि आप इस तरीके से भी बनाएं, इस तरीके से भी बनाएं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप प्रॉपर तरीके से काउंट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, आप इस तरीके से बनाइएगा, बॉन्ड को आप बीच में रखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी किसी भी सूरत में। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाइए। अमोनिया, अमोनिया का मतलब NH3 उन्होंने दे भी रखा है, वेरी स्वीट ऑफ देम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है वो समझते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 and 5, यानी आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि आप कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ दिखा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही आप दिखाएंगे। वैलेंस शेल कौन सा है इसका, ये K हुआ, ये L वैलेंस शेल है और L की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो मैंने यहाँ दिखा दिए।
और ये 3 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 3। एक यहाँ से आया अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, एक यहाँ से आया अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, एक यहाँ से आया अपने इलेक्ट्रॉन के साथ। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक उसने शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन है, एक उसने शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन है, एक उसने शेयर किया, यानी कि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन हो गया स्टेबल। और हाइड्रोजन कौन से नियरेस्ट नोबल गैस को रिप्रेजेंट करेगा? हीलियम। वेरी गुड। चलो अब लेन देन तो बराबर का होना चाहिए ना भैया। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5। एक इसने हाइड्रोजन का लिया, 6 7 और 8, मतलब शेयरिंग की। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और जब हम कोवेलेंट बॉन्ड के बनने को डॉट्स से दिखाते हैं तो वो कहलाया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? आप याद रखिए कि आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी डॉट से दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क हो जाता है। अगर आप हाइड्रोजन को क्रॉस से दिखाते हैं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं, इसलिए टीचर्स इनिशियली उनको यह सिखाती हैं कि एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपने डॉट से दिखाया है तो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस से दिखा सकते हैं। दोनों को क्रॉस से दिखाएंगे, दोनों को डॉट से दिखाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अब हम एक और क्वेश्चन, इसका पार्ट डिस्कस कर लेते हैं जो और में दे रखा है। उन्होंने कहा है कि कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है डेफिनेटली विद अदर एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, या फिर किसी और एलिमेंट के साथ। तो ऐसा भैया क्यों होता है? कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन है 2 and ओके, कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4। अब आप देखो ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो भैया ये तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर ही करेगा ना। तो अगर आपसे उन्होंने पूछा है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है या तो कार्बन के साथ ही या अदर एलिमेंट्स के साथ, क्यों? तो आप लिखेंगे कि क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। टेट्रावैलेंट का मतलब है कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर ही करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसलिए शेयर करता है क्योंकि वो टेट्रावैलेंट है, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी गेन करनी होती है, और क्योंकि उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना होता है। इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, स्टेबिलिटी गेन करनी होती है, या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना होता है। इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात आपको यहाँ से बता देती हूँ कि कार्बन अगर कार्बन से ही लिंक होता है, मतलब हर तरफ अगर वो कार्बन से ही जुड़ रहा है, जैसे कि ग्रेफाइट और डायमंड के केस में होता है, तो ये जो सेल्फ लिंकिंग होती है ना, इसको हम कैटिनेशन कहते हैं, बोनस बता रही हूँ। और अगर दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है तो हम कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कैटिनेशन नहीं कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ भी बनते हैं, ये सेल्फ लिंकिंग है, कैटिनेशन है। अदरवाइज कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन करता है और भी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में आपने कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत है नहीं। उन्होंने सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इसको आप थियोरेटिकली भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये 4 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। बेस कॉन्सेप्ट आप जितना अपने दिमाग में रखेंगे ना, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। कितना भी क्वेश्चन वो बीच में कुछ भी डाल दें जो चैप्टर से रिलेटेड हो या ना हो, आप उसका जवाब दे पाएंगे बिना ये इरिटेशन हुए कि ये कैसे पूछ लिया, कार्बन एलिड्स कंपाउंड में ये सवाल कैसे पूछ लिया, राइट। तो घबराने की बात है नहीं, अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, और आपकी जीत होगी ही होगी, ये विश्वास बनाकर रखिए, होगी जीत। नमस्कार।